शहीद स्मृति द्वार नाम है इस सड़क पर बने इस द्वार का। और शहीद स्मृति द्वार क्यों नाम दिया गया है, आपको ये बताते हुए मुझे वो कहानी आपको बतानी होगी कि आखिर क्यों आज मुझे इतना मजबूर होना पड़ रहा है कुछ कठोर शब्दों का या शायद कठोर लहजे का प्रयोग करने के लिए। क्या मानवता इस हद तक के लालची हो गई है और इस हद तक के भीरू हो गई है कि कुर्सियों पर, जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठने वाले अधिकारी पल्ला झाड़ने की बात अलग है और इग्नोर करने की बात अलग हो जाती है कि हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ये मतलब निकाला जाना चाहिए? आज एक हत्या हुई है, बीजापुर में हुई है या सुकमा में हुई है, ये किस ज़िले में हत्या हुई है ये कंफर्म कर पाना मुश्किल हो गया है। एसपी कॉल नहीं उठा रहे हैं। सुकमा के हमारे पत्रकार साथी हैं शाहनवाज़ खान, अभी मैं कुछ देर पहले उनसे बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि वहाँ के एसपी ने बयान देने से साफ इनकार कर दिया। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब सफलता मिलती है सुरक्षा बलों के जवानों को तो पुलिस के अधिकारी सफलता का श्रेय लेने के लिए होड़, है ना, इनमें होड़ मच जाती है। अब आपको मैं एक वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर इन सुरक्षा बलों के जवानों ने 168वीं बटालियन के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 32 जवानों ने यहाँ पर, आगे आ जाओ, 32 जवानों ने यहाँ पर शहादत कुर्बानी अपनी दी है। इस सड़क का निर्माण कार्य जब चल रहा था उस दौर में यहाँ माओवादी हिंसा का जो प्रकोप था वो चरम पर था। यहाँ इस सड़क को बनाने के लिए ये जवान सुरक्षा में निकलते थे, या तो आईईडी की चपेट में आकर, प्रेशर बॉम्ब्स की चपेट में आकर। ये प्रेशर बॉम्ब्स, ये आईईडीज़ माओवादी इस सड़क के किनारे किनारे प्लांट कर देते थे। ये लगभग 40 किलोमीटर की सड़क है। मेरे गांव तक जब पहुंचना हो तो लगभग 45 किलोमीटर, जहां पर मैं पैदा हुआ, इसी सड़क से मुझे जाना होता है, इसी सड़क से मुझे लौटना होता है। इस सड़क से कितने यात्री जो हैं आवागमन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। लेकिन वो दौर था कि इस सड़क पर सिर्फ और सिर्फ एक बस चला करती थी, ये सिंगल लेन सड़क हुआ करती थी। इस सड़क को बनवाने के लिए राज्य सरकार तब की, केंद्र सरकारें तब की, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन जिनकी जाने गई वो बाएं मुड़ आप कह दें बाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ आप कहते हैं दाएं मुड़ते हैं। आपने उन्हें इन जंगलों में उतार दिया माओवादियों से लोहा लेने के लिए, विकास कार्यों को देश के अंतिम व्यक्ति तक। इसे आप लोग पाताल लोक, कई बार हमने सुना कि ये पाताल लोक है। कोई पाताल लोक नहीं है, ये इस देश का हिस्सा है। आपको इस बात को की गंभीरता को समझना पड़ेगा। आप इस देश के टुकड़े 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 नहीं कर सकते। ये कोई पाताल लोक नहीं है, ये कोई भारत से अभिन्न क्षेत्र नहीं है, ये भारत का ही हिस्सा है। आपको इस बात की गंभीरता को समझनी पड़ेगी। अगर आज आपकी संवेदनशीलता नहीं जागती है उस ठेकेदार के लिए, उस पेटी कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो नारायणपुर का रहने वाला था, वो बीजापुर या सुकमा हिड़मा के क्षेत्र में जहाँ पर वो काम करने के लिए आया था अपने मासूम छोटे छोटे 2 बच्चों के भरण पोषण के लिए, उसने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से काम पेटी में लिया था और वो काम जाकर वो हिड़मा के क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम करवा रहा था, जहां पर लाठी डंडों से पीट करके इतनी निशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। उसकी तस्वीर देखकर मुझे मेरे भाई की याद आ गई कि उसकी तस्वीर हूबहू मेरे भाई के चेहरे से मिल रही है। मेरे भाई की हत्या हो गई, आज तक के, अभी तक के मुझे नहीं लगता कि मैं उस दुख से उभर पाऊंगा। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिता का देहांत हो गया था। आज तक भी मुझे पिता का जो एक रहता है, पितृत्व की एक प्रेम की भावना होती है, वो क्या होता है वो 5 साल की उम्र में मुझे मालूम है। उन बच्चों की मन स्थिति के बारे में मैं सोच रहा हूँ। अब जो जीवन वो जिएंगे, अब जो जीवन जिएंगे वो एक पिता के बगैर, आप कल्पना करिए कि एक पिता के बगैर किसी परिवार की स्थिति क्या हो सकती है, उसकी संतानों की स्थिति क्या हो सकती है, वो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक पिता ही तो होता है घर में जो बच्चों के गलत करने पर उन्हें समझाता है, डांटता है। समय अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो एक आध बार हाथ उठाना पड़ जाता है। मैं भी अपने बच्चों के साथ यही करता हूँ। एक पिता की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है कि उसकी आंखों में अगर आंसू आ जाएं तो वो रो भी नहीं सकता। आज ये 32 जवान, इन 32 जवानों की तस्वीरें आप दिखाइएगा। मैं 1-2 नाम शायद पढ़ पाऊंगा। एलप सिंह नाम है, इधर एम सुब्रमण्यम नाम है,
इस तरह से कितने कितने सुब्रमण्यम यहाँ पर शहीद हो गए। इस सड़क को बनाने का मैं तो सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। ये शहीद हो गए, इन्हें शहीदों का दर्जा मिल गया, लेकिन उस पेटी कॉन्ट्रैक्टर का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, जिसकी मौत की जिम्मेदारी किसकी है ये तय नहीं किया जा सक रहा है। इन जंगलों में चीखते हुए, इतने ऊंचे स्वर में मुझे बोलते हुए मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं वो उद्वेलित हो रही हैं। वो इसलिए, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? अगर मुझे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए एक सड़क का या फिर किसी एक बिल्डिंग का पेटी में मुझे काम लेना पड़े, और अगर मैं उस काम को करवा रहा हूं, अगर मेरी हत्या माओवादियों की तरफ से लाठी डंडों से पीट पीट करके की जाए, इस तरह के लाठी डंडों से मुझे मारा जाए, मेरी टुकड़े टुकड़े हत्या कर दी जाए, तो वहां पर मेरी मौत की जिम्मेदारी लेने वाला कोई मौजूद ना हो। आप कल्पना करिए कि मेरे बच्चों के दिलों पर क्या बीतेगी। आज वो बच्चे, जिन बच्चों के भरण पोषण के लिए, जिस पत्नी के खुशियों के लिए, उसके सम्मान के, उसके हितों की रक्षा के लिए एक व्यक्ति आज कुर्बानी दे गया अपनी जिंदगी की। इन तमाम जवानों की तरह आज उस व्यक्ति की मृत्यु की जिम्मेदारी किसकी है यह तय नहीं किया जा पा रहा है। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का, यह दुर्भाग्य है इस देश के एक अंग का, बस्तर का। आपको सिर्फ माओवाद खत्म करना है या फिर इस तरह का मवाद भी फैलाना है, इस बात की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी संवेदनशीलता को हमने देखा है। हमें बहुत उम्मीद है कि अब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ही शायद उस परिवार की कुछ मदद कर सकेंगे। शायद वो कैमरे के सामने आकर ये ज़रूर बोलेंगे कि उन्हें खेद है कि उनके अधिकारी इस तरह से मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं, जबकि सफलता का श्रेय लेने के लिए होड़ मचाते फिरते हैं। ठीक है, इसी देश के नागरिकों में आपसी हिंसक जो झड़पें चल रही हैं, ठीक है कि आत्मसमर्पण करके माओवादी वापस मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, लेकिन ये माओवादी विचारधारा है। आपको इस बात की भी गंभीरता समझनी होगी। ये विचारधाराओं का युद्ध है। कभी जहां पर लाल ध्वज लहराया करते थे, आज वहां पर भगवा ध्वज भी लहरा रहे हैं। आपको मैं वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। कभी जहां पर नक्सलियों का वॉर रूम हुआ करता था, नक्सली जहां पर बैठ करके अपनी रणनीतियां बनाया करते थे, जहां पर उनका लाल झंडा बीते 30-40 सालों से परचम उनका जो लहराया करता था, उस जगह पर आज तिरंगा लहरा रहा है। और ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ऐसे सुंदर देश में, ऐसे जीत पर जीत दर्ज हासिल करते हुए, जब आप एक जिम्मेदार नागरिक की मौत का जिम्मा नहीं ले सकते, तो आपको उतर जाना चाहिए उन कुर्सियों से। आपको कोई अधिकार नहीं है ऐसी कुर्सियों पर बैठे रहने के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलताओं पर मीडिया से, सरकारों से अपनी पीठ सिर्फ थपथपाते रहें। आपको थोड़ा सा मानवीय होना पड़ेगा। आपको दुखों की तरफ भी देखना पड़ेगा। किसके दुखों की तरफ? जिनके हितों के लिए आपको वो कुर्सी मिली है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आप अधिकारी बनते क्यों हैं? मैं पूछना चाहता हूं, आप भी पूछिएगा, आप सभी दर्शक पूछिएगा कि आप अधिकारी बनते क्यों हैं? सेवा करने के लिए? सेवा करने के लिए बनते हैं? तो कहां है आपकी सेवा दिखाई देनी चाहिए? मीडिया के प्रति आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आखिर क्यों कॉल्स पर कॉल्स करने के बावजूद गंभीर से गंभीर मामले, इस तरह के गंभीर मामले, अगर आपसे कोई मदद मांगने के लिए कॉल कर रहा है तो आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों और कब तक इस तरह की चीज़ें चलेगी? क्या ये कोई नई शुरुआत है? क्या ये कोई नए तरीके का एक्सपेरिमेंट है कि हाँ, अब हम इस तरह की कार्रवाई चालू करते हैं और इस देश के नागरिकों की जिंदगी की आपको कोई परवाह नहीं है? एक इस तरह, मैं जिन शब्दों का प्रयोग करना चाह रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि आपके बच्चों की हत्या होनी चाहिए, तब आपको यह दर्द समझ में आएगा। मेरे लहजे से, मेरे शैली से आपको लगता होगा कि यह बंदा जो है ओवर स्मार्ट है। मे भी पॉसिबल, आप आपस में बात भी करते होंगे, लेकिन आपको अब तक दुख नहीं मिला है, आपको अब तक तकलीफ नहीं मिली है, आपको मेरी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं होगा।
आज उन बच्चों की तकलीफ मैं अपने अतीत में अपना बचपन देख पा रहा हूँ। अपने पिता को खोने का दुख क्या होता है। अगर आपको अपने पिता से प्रेम है तो आप समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। ऐसे अधिकारियों को तो मैं कहता हूँ कि इनको उन कुर्सियों से उतार के फेंक देना चाहिए, जिनकी कोई जवाबदेही तय नहीं होती, ना ही मीडिया के प्रति, ना ही पत्रकारों के प्रति, ना ही इस देश की उस जनता के प्रति जो इन्हीं अधिकारियों के लिए, इन अधिकारियों के सुरक्षा के आश्वासनों के तले निर्माण कार्य कराते हुए हिंसक क्षेत्रों में मारे जाते हैं और इन्हें कुछ नहीं पड़ी है। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है कि क्या इम्तियाज़ अली नाम के उस कॉन्ट्रैक्टर के परिवार के लिए किसी तरह की कोई मदद सरकार की तरफ से या इन अधिकारियों की तरफ से पहुंचाई जा सकेगी। अगर नहीं पहुंचाई जा सकेगी मुझे उम्मीद है कि पहुंचाई जाएगी। ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र में आपकी सुरक्षा, आपकी निगरानी में, आप तो बार बार कह रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है। इस तरह से जब हत्या होती है, आप एक हत्या पर कम से कम दुख जताने के लिए भी, या फिर माओवादियों को अब नहीं छोड़ा जाएगा, या फिर कम से कम इतना कहने के लिए भी कि हाँ वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, या फिर वो वास्तविक कारण बताने के लिए भी सामने नहीं आते हैं। आखिर चाहते क्या हैं आप? कि सिर्फ आपकी पीठ थपथपाते रहें बस। ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आप निर्मित करते हैं इस तरह की। ये आपको शर्म आनी चाहिए। मैं दोनों जिलों के एसपी को कह रहा हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए। अब तक आपके बयान रिलीज हो जाने चाहिए थे। जैसे आप एक माओवादी को गिरफ्तार करते हैं या एक माओवादी सरेंडर करता है, एक चोर को पकड़ लेते हैं, किसी भी अपराधी को, तो आप प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। ठीक वैसे ही हाँ, माओवादियों ने यहाँ पर इस सड़क के निर्माण कार्य में लगे जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी हत्या कर दी है, और ये बेहद दुखद घटना है। इस तरह की नृशंस हत्या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस हत्या में जिम्मेदार सभी आरोपियों को जल्द से जल्द पतासाजी करेंगे और उन्हें जितनी जल्द हो सके न्यायोचित कार्रवाई हम करेंगे। क्या ये इतना नहीं कर सकते आप? इस वीडियो को मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखें तो कम से कम एक बयान जारी कर दीजिएगा। और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी से मेरा विनम्र अनुरोध है, भैया प्लीज़ उस परिवार की मदद ज़रूर कीजिएगा। भले आपको मेरे शब्द या मेरी शैली या मेरी भावनाएं कैसे ही लगें, उस परिवार की मदद कीजिएगा। मैं जानता हूँ क्या बीतता है। नमस्कार। चलो, अभी जब मैं उस पेटी कॉन्ट्रैक्टर इम्तियाज़ अली के लिए भावुक हो रहा हूँ, जब मेरी मनस्थिति उन बच्चों के प्रति द्रवित हो रही है और कहीं एक बोझ सा महसूस कर रहा हूँ अधिकारियों की लापरवाही की तरफ से। लेकिन यहाँ माओवादियों की इस घिनौनी हरकत, मैं कहूँगा ये घिनौनी हरकत है। आपको इस बात को समझना होगा। आप क्या अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कोई काम नहीं करते हैं? कितने ठेकेदार हैं जो बाहर से आकर के यहाँ पर काम करते हैं, कितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं। आपने सुरेश चंद्राकर की हत्या क्यों नहीं की? वो सड़क बना भी रहा था, भ्रष्टाचार भी कर रहा था, आपने उसकी हत्या क्यों नहीं की? एनआईए की जांच में ये बात सामने आई थी कि वो आपके संगठन को पैसे दे रहा था। तो जो आपको पैसे देगा, आपकी इच्छाएं पूरी करता रहेगा, आप उसको कुछ नहीं करेंगे। और जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अगर कुछ काम कर रहा है, आप उसको लाठी डंडों से ऐसे पीट पीट कर मार डालेंगे जैसे वो कोई प्राणी भी ना हो, एक सांप तक ना हो। एक सांप को भी अगर किसी ने मारा हो तो वो इस तरीके से तो नहीं मारेगा।
आप एक बार देखिए, माओवादियों को मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं, मतलब माओवादी विचारधारा की आत्मा ही हत्या है, हिंसा है, आत्मा है, माओवादी विचारधारा की आत्मा है उस विचारधारा की। मैं क्या बोलूं? आपको मेरी ये बातें चुभेंगी, बुरी लगेंगी। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही, आप इंसान को इंसान समझते क्यों नहीं है? चाहे आप हो, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, आप जिसको मार के फेंक दिए उसके लिए पुलिस के अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको आ रहा है बात समझ में? क्या यार दादा, आपको बुरा लगेगा भी मैं बोल रहा हूं, आप लेटर जारी कर दोगे कि यूके चंद्राकर जो है पुलिस का दलाल है, सरकार का दलाल है, विजय शर्मा की तारीफ कर रहा है। विजय शर्मा का तारीफ करूंगा, काहे तारीफ कर? मेरे को क्या मिला? एक बार भी मिलने आया मेरे से वो आदमी। मैं कितनी बार फोन किया, उठाया वो आदमी। मैं अपने दुख में उस समय रो रहा हूं उसके सामने फोन में। उसके बाद से लेकर आज तक एक बार भी विजय शर्मा की बात क्यों? आप मेरे को क्या सहयोग किए हो? क्या किसी ने, आप जनता के हित की बात करते हो, बुद्धिजीवियों से अपील करने लगते हो? अरे भैया मेरे, ओ सुनो, करोड़ों